नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, मिशन 2024 में जुटी है बीजेपी और सभी मंत्री संभालेंगे दो दो लोकसभा क्षेत्रों का मोर्चा। बीजेपी संगठन के साथ साथ अब प्रदेश सरकार भी तैयारियों में जुट चुकी है। मिशन 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है। मौजूदा सरकार, योगी सरकार के सभी मंत्रियों को दो दो लोकसभा का प्रचार और प्रभार सौंपा जाएगा। लोकसभा चुनाव तक क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे मंत्री और जनता तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की असलियत देखेंगे। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का भी काम करेंगे। अपने अपने प्रभार वाले इलाकों की कमजोर कड़ियों का भी फीडबैक देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिशन 2024 पर बीजेपी जुड़ चुकी है। अपने अपने प्रभार वाले इलाकों को, कमजोर इलाकों को साधने की कोशिश है और सभी मंत्री संभालेंगे दो दो लोकसभा क्षेत्र का मोर्चा। बीजेपी संगठन के साथ साथ अब प्रदेश सरकार भी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है। योगी सरकार के सभी मंत्रियों को दो दो लोकसभा का प्रभार सौंपा जाएगा और लोकसभा चुनाव तक क्षेत्रों में तमाम मंत्री सक्रिय रहेंगे, क्योंकि महज देखिए 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि पार्टी का एक्टिव हो जाना, जनता के बीच में पहुंचना। और इससे पहले भी, चुनावों से पहले भी मुख्यमंत्री ये एडवाइस देते थे मंत्रियों को कि अपने अपने मुख्यालय पर आप जनता से ज़रूर मिलिए, हफ्ते में 1 से 2 बार। और सभी मंत्री अब दो दो लोकसभा क्षेत्रों का मोर्चा संभालेंगे। तो पहले बूथ स्तर पर मजबूती, फिर उसके बाद जिला स्तर पर मजबूती, कार्यकर्ताओं की मजबूती, और अब देखिए दो दो लोकसभा का प्रभार दिया जा रहा है मंत्रियों को। मनीष मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं हमारे साथ। मनीष मिश्रा, बीजेपी 2024 के मिशन के लिए तैयार है। बूथ स्तर पर बीजेपी मजबूत हो, कार्यकर्ता मजबूत हो और इसी के साथ साथ अब दो दो लोकसभा का प्रभार मंत्रियों को सौंप दिया गया है, ताकि लगातार जनता के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे, तमाम गतिविधियों पर नजर बनी रहे। अभी से नहीं, 2022 का जब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार मिशन 2024 के मोड में आ गई थी। आपको बता दूं, 23 का जब आगाज हुआ है और दूसरे दिन ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष 2 दिन के प्रवास पे आते हैं और जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है किस तरीके से सरकार, संघ और संगठन को एक साथ समन्वय बना के 2024 के लिए जाना है, जिसमें 80 की 80 सीट जीतने का जो दम भरा जा रहा है उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे उसकी इंप्लीमेंट किया जाए, इसके लिए बहुत खास तरह की रणनीति बनाई गई है। आपको बता दूं, 2 दिन के प्रवास पे थे और एक कोर मीटिंग हुई थी जिसमें दोनों मंत्री, मुख्यमंत्री और जो संगठन के चारों लोग थे, बीएल संतोष, भूपेन्द्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, राधा मोहन सिंह, इनकी जब मीटिंग हुई थी तो माना जा रहा है कि उसमें ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि अब जो प्रभारी मंत्री हैं, जिन जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, उनको दो दो लोकसभा सीट देना है और वहां पे जाके वो जन समस्याएं सुनेंगे। जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो समस्याएं आ रही हैं बूथ लेवल पे उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ केंद्र की और राज्य की जो मोदी योगी की जो योजनाएं हैं, डबल इंजन के जो फायदे हैं, वो आम जन तक, अंत्योदय तक कैसे पहुंचे, इसका क्रियान्वयन जिस हिसाब से हो रहा है उसको भी देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो दोनों लोकसभा की सीटें हैं उनमें जाके प्रवास करेंगे, वहां का फीडबैक लेंगे और फीडबैक संगठन को देंगे। तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे भी प्रस्तावित उत्तर प्रदेश को लेकर 80 लोकसभा सीटें आती है और एक बड़ा राज्य होने के नाते सबकी निगाह उत्तर प्रदेश पे है। और अब जब केंद्र की जो सबसे महत्व देने की बात करेंगे तो कीर्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश। और जिस तरीके से अमित शाह ने, हमने देखा था कि 2014 में कमान संभाली थी, अपना बूथ सबसे मजबूत का नारा दिया था। अब उस जो 14 लोकसभा सीटें हैं जिनमें हारे हैं और 24,000 जो बूथ हारी थी उत्तर प्रदेश की 2019 में, उनमें ज्यादा फोकस किया जाएगा। और माना जा रहा है कि अमित शाह खुद एक बार फिर से कमान संभालेंगे और बहुत जल्द ही वो उत्तर प्रदेश के प्रवास पे रहेंगे और उन 14 लोकसभा सीटों में जाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी कमल लेकर थी। तो अब माना जा रहा है कि जब जो आपके मंत्री हैं एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया, कहीं ना कहीं संकेत रहता है। दिन से
आगे चलने की गर्माहट है वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देख सकते हैं। और माना जा रहा है अगर जिस तरह का ब्लूप्रिंट और जिस तरह का मार्गदर्शन देके गए हैं, अगर वो चीज इंप्लीमेंट होती है तो कहीं ना कहीं ये जो राह है वो आसान होती हुई नजर आएगी 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। कीर्ति, बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ साथ मनीष, एक बार हम डिटेल में भी समझना चाहेंगे, जिन मंत्रियों को 2-2 लोकसभा का प्रभार दिया जाएगा वहां पर क्या दायित्व रहेगा, क्या उन लोकसभा क्षेत्रों में किया जाएगा? देखिए उन जो मंत्री हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, उनके अभी क्षेत्रों का जो लोकसभा वार जो सीटें जो उनको क्षेत्र देना है उसका माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री दो दिन की मुंबई प्रवास पे थे। आज और कल देर रात वो लौटे हैं और उसके बाद संगठन और सरकार के बीच की बैठक होगी। उन मंत्रियों को तय किया जाएगा कौन सी लोकसभा सीटें उनको देनी है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सबसे अहम महत्वपूर्ण रहता है कि वहां पे जाके आपके संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको उनके बीच में क्या समस्या आ रही है, उनको क्या ग्राउंड लेवल पर समस्या आ रही है, किस तरीके की जो कार्य योजना है वो कैसे पूरी होगी। बूथ लेवल के बूथ अध्यक्षों के साथ आपको बैठक करनी होगी, पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक करनी होगी और वहां पे आपको रणनीति बनानी होगी। साथ ही साथ जो आपके कार्यकर्ता हैं उनसे नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए आपको वहां पे प्रवास करना होगा। नए जो जोड़ने हैं, कार्यकर्ता जोड़ने हैं, उनकी रणनीति बनानी होगी। और साथ ही साथ आपको जो अपनी योजनाएं हैं, मोदी योगी की डबल इंजन के जो फायदे हैं और जो योजनाएं हैं जो आपके लाभार्थी हैं उनसे मिलकर और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की और वहां पे नई रणनीति बनाने की काम करनी होगी। उसके बाद जब आप प्रवास करेंगे, जो जिस प्रभारी क्षेत्र के आप मंत्री हैं वहां के आपके जो पूरी ग्राउंड लेवल के जो फीडबैक होगा वो आपको संगठन को देना होगा, उसके लेके आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और माना जा रहा है कि जनवरी से शुरू होगा और मिशन 2024 मतलब 2024 के लोकसभा तक इन प्रभारी मंत्रियों की ये पूरा प्रवास का जो रूटीन है ये लगातार चलता रहेगा। कीर्ति, ठीक है मनीष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। इसी के साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं, बात कर रहे हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर आपको बता दें, सड़क हादसे मामले पर पुलिस का सराहनीय कार्य। घायल छात्रा की मदद के लिए पुलिस ने बढ़ाया हाथ। नोएडा पुलिस कमिश्नर की जमकर हो रही सराहना। नोएडा पुलिस छात्रा के इलाज के लिए दिए 10 लाख रुपए और सीपी लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर जुटाई गई है ये सहायता राशि। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस कर्मियों ने एक एक दिन के अपने वेतन को छोड़ दिया और अपने एक एक दिन के वेतन से रकम जुटाई गई है। 31 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था। सड़क हादसे में गंभीर रूप से छात्रा घायल हुई थी और रुपयों के अभाव में छात्रा स्वीटी का इलाज प्रभावित हो रहा था। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का सराहनीय कदम है। एक छात्रा स्वीटी कुमारी, इनका एक्सीडेंट एक अज्ञात वाहन द्वारा कर दिया गया था। जो छात्रा स्वीटी हैं इनका इलाज ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में चल रहा है। इनके इलाज में मदद हेतु पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के सभी पुलिस कर्मियों द्वारा अपने एक दिन का वेतन इनके धनराशि सहयोगार्थ हेतु प्रदान की जा रही है, जो लगभग 10 लाख रुपए है। इनका इलाज इस समय कैलाश अस्पताल में चल रहा है और इलाज में ये धनराशि उपयोग में लाए जाने हेतु नोएडा पुलिस द्वारा इनको सहयोग में प्रदान की जा रही है। बीटा 2 हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ बने हुए फोन लाइन पर। निशांत, ये वाकई ही उत्तर प्रदेश पुलिस का सराहनीय कदम है कि अपना एक एक दिन का वेतन छोड़कर जो राशि इकट्ठी की गई है उससे छात्रा स्वीटी का इलाज किया जा रहा है और ये एक अच्छा संदेश है समाज के लिए भी। निशांत, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, निशांत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो नोएडा पुलिस कमिश्नर की जमकर के हो रही है सराहना। डीसीपी अभिषेक वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस प्रकार के कदम को उठाना कि कोई भी व्यक्ति आकर के ज़रूरतमंद की सहायता कर सकता है और फिर आप सभी ने मिलकर के एक दिन का वेतन छोड़ा, जो धनराशि इकट्ठी हुई उससे छात्रा स्वीटी का इलाज चल रहा है।
चलिए एक बार दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो रुपयों के अभाव में छात्रा स्वीटी का इलाज नहीं हो पा रहा था। सड़क हादसा मामले में पुलिस का ये सराहनीय कदम है और सीपी लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर यह कार्य हुआ है। नोएडा पुलिस कमिश्नर की जमकर के तारीफ हो रही है और इसी के साथ साथ तमाम उन पुलिसकर्मियों की जमकर तारीफ हो रही है जिन्होंने अपना एक एक दिन का वेतन छोड़ा और धनराशि से इकट्ठा जो धनराशि हुई है उससे छात्रा स्वीटी का इलाज हो रहा है। पुलिसकर्मियों के एक दिन के वेतन से रकम जुटाई गई है और ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। 31 दिसंबर को ग्रेट नोएडा में बड़ा सड़क हादसा हुआ था। इसके अलावा और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम हैं पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक के बाद एक बड़े कदम उठाने वाली लक्ष्मी सिंह लगातार चर्चा में है और इस प्रकार का सराहनीय कदम उठाने के लिए प्रति व्यक्ति को आगे आना चाहिए और एक दूसरे की मदद से ही एक बेहतर समाज बन सकता है। तो नोएडा पुलिस छात्रा के इलाज के लिए लगातार प्रयासरत है। पुलिसकर्मियों के एक दिन के वेतन से रकम जुटाई गई है। लगातार छात्रा के इलाज की अपडेट भी खुद पुलिस कमिश्नर ले रही हैं और ऐसे बहुत से ज़रूरतमंद हैं जिन्हें ज़रूरत है, तो ऐसे में प्रति व्यक्ति ये जिम्मेदारी बनती है। इसलिए नोएडा पुलिस की ओर से ये सराहनीय कदम उठाया गया ताकि समाज में एक संदेश जाए कि आप भी किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं और इसी के साथ साथ किसी की दुआओं में शामिल हो सकते हैं। तो नोएडा पुलिस कमिश्नर की जमकर के तारीफ हो रही है, नोएडा पुलिस की जमकर के तारीफ हो रही है। उन पुलिसकर्मियों को सल्यूट किया जा रहा है जो अपने एक दिन की सैलरी को डोनेट कर रहे हैं छात्रा स्वीटी के लिए। उन्नाव से अगली खबर आपको बता रहे, जिला अस्पताल के इमरजेंसी में मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत पर तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। हंगामे की सूचना पर पहुंचे सीएमएस सुशील श्रीवास्तव। तीमारदारों ने डीएम और सीएमओ से की शिकायत। उमाशंकर दीक्षित चिकित्सा के इमरजेंसी वार्ड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे उन्नाव से। हंगामे की सूचना पर पहुंचे सीएमएस सुशील श्रीवास्तव। तीमारदारों ने डीएम और सीएमओ से की शिकायत और इसी के साथ साथ आपको बताते चले उमाशंकर दीक्षित चिकित्सा के इमरजेंसी वार्ड का ये पूरा मामला है। उन्नाव से बड़ी खबर, जिला अस्पताल के इमरजेंसी में मरीज की मौत हो गई है, इसलिए परिजन हंगामा कर रहे हैं। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में मरीज की मौत और इसी के साथ साथ आपको बताते चले हंगामे की सूचना पर पहुंची सीएमएस सुशील श्रीवास्तव। तीमारदारों ने डीएम और सीएमओ से इसकी शिकायत भी की है। अगली खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने जारी किया मौत का आंकड़ा। हृदय रोग संस्थान में इलाज के दौरान 7 की मौत हो गई है। संस्थान में हार्ट अटैक से पीड़ित 15 लोगों को मृत अवस्था में पहुंचाया गया। बीते दिन हार्ट अटैक से पीड़ित 41 लोग कार्डियोलॉजी में भर्ती हुए हैं। कुल 723 हृदय रोगियों का इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर है। लगातार बढ़ रहा है हार्ट अटैक से मरने वालों की आंकड़ा और कुल 723 हृदय रोगियों का इलाज चल रहा है। बीते दिन हार्ट अटैक से पीड़ित
41 लोग कार्डियोलॉजी में भर्ती हुए। 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने इस मौत का आंकड़ा जारी किया है। एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने जारी किया मौत का आंकड़ा। 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। संस्थान में हार्ट अटैक से पीड़ित 15 लोगों को मृत अवस्था में पहुंचाया गया और बीते दिन हार्ट अटैक से पीड़ित 41 लोग कार्डियोलॉजी में भर्ती हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल 723 हृदय रोगियों का इलाज चल रहा है। कानपुर से बड़ी खबर, 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। आगरा से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, विद्युत खंबे पर काम कर रहे लाइनमैन की मौत हो गई। कनेक्शन काटने खंबे पर चढ़ा था लाइनमैन। लाइन शटडाउन के बाद भी विद्युत तारों में करंट रह गया। गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाते समय लाइनमैन की मौत हो गई। शमशाबाद के चित्तौरा फीडर पर तैनात था लाइनमैन। शमशाबाद थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाते समय लाइनमैन की मौत। आगरा से बड़ी खबर, विद्युत खंबे पर काम कर रहे लाइनमैन की मौत हो गई। कनेक्शन काटने पर खंबे पर चढ़ा था लाइनमैन और कनेक्शन काटने के बावजूद भी तारों में करंट था। कनेक्शन काटने के बाद ही खंबे पर चढ़ा था लाइनमैन। गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाते समय लाइनमैन की मौत हो गई। और अब हापुड़ से अगली खबर आपको बता रहे हैं, किसान की छप्पर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से छप्पर के नीचे बंधे 11 पशु जिंदा जल गए। अज्ञात कारणों से लगी छप्पर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। धौलाना थाना क्षेत्र के ककराना गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां पर किसान के छप्पर में आग लगने से 11 पशु जिंदा जल गए। अज्ञात कारणों से छप्पर में आग लगी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक साथ 11 पशु जिंदा जल गए। आग लगने से लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना जिसमें 11 बेजुबानों की मौत हो गई है। किसान के छप्पर में आग लगने से 11 पशु जिंदा जले। आग लगी है पता नहीं है, हमें पता चली नहीं। पशुओं को अंदर बांध चले गए हम। उसके बाद यहाँ देखा, आधे घंटे पीछे पता लगी घर में आग लगी है पशुओं में। कितना नुकसान हुआ है आपका? कुछ नहीं कह सकते, 10-11 पशु हैं। 1-1 लाख रुपए की भैंस है। कितने पशुओं की मौत हो चुकी है? 11 पशु एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी आपने सूचना दी पुलिस को? सूचना दीजिए, सूचना पे जो है पुलिस आई, लेकिन आग बुझाने वाली मशीन नहीं आई। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? स्थिति ऐसी बनी हुई है जी फिलहाल में। खत्म है? पुलिस अब आई है लगभग 1.5-2 घंटे बाद। आग लगी है पता नहीं है। मोहम्मद ताहिर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। मोहम्मद ताहिर, क्या अभी तक वजह पता लग पाई है कि छप्पर में आग किस वजह से लगी है और 11 पशु जिंदा जल गए हैं? इसके अलावा क्या कुछ हुआ? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा धौलाना के ककराना का मामला है, जहां जो पीड़ित है उसका कहना है कि वो जैसे ही जो अपने पशुओं को छप्पर पर बांधकर बाहर निकले तो उसके बाद ही लोगों ने सूचना दी कि उनके छप्पर में आग लग गई। और जब वो मौके पर पहुंचे तो देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां बंधे करीब 11 पशु जो है जिंदा जल गए। लगभग पीड़ित का कहना है कि 15 से 20 लाख रुपए का उसका नुकसान हुआ है। हालांकि जो आग किस वजह से लगी है इसके कारणों की जांच जो है पुलिस कर रही है। अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जो है बताया जा रहा है कि या तो शॉर्ट सर्किट या कोई चिंगारी की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जी। और अभी तक क्या कुछ माहौल है? आग बुझ चुकी है मोहम्मद ताहिर? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा पीड़ित का साफ तौर पर आरोप है कि दमकल विभाग को सूचना देने के बाद भी दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुंची और जो ग्रामीणों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जैसे तैसे काबू पाया। और वहीं जो दमकल विभाग के प्रति ग्रामीणों में काफी रोष है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।
और अब खबर मिर्जापुर से बता रहे हैं, जहां पर सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला की आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने वाले फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिगना थाना क्षेत्र के झिलवर बीजर गांव निवासी प्रमेश को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी महिलाओं को अश्लील फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी दिया करता था। इन महिला के द्वारा शिकायत की गई थी कि एक व्यक्ति फर्जी पत्रकार बन करके और अब एक आईडी बनाया जिसमें उस महिला के कुछ फ़ोटो लिए और जिसको अश्लील रूप में उसको प्रस्तुतिकरण किया, जिसके संबंध में उसके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके द्वारा बार बार उस महिला को ये धमकी दी जा रही थी कि यदि तुमने अपनी नाम की ज़मीन हमारे नाम नहीं कर दिया तो ये जो अश्लील चित्र बनाया गया है उसको हम वायरल कर देंगे। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई है और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है। आगरा में G20 की तैयारियों को लेकर आगरा प्रशासन एक्टिव हो गया है। प्रशासन खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर तैयारियों में लगा हुआ है। G20 को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल का कहना है कि ये आगरा के लिए एक मौका है, इसलिए आवश्यक है कि जन भागीदारी के माध्यम से G20 के प्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान किया जाए। एयरपोर्ट से लेके और 3 होटलों में उनके ठहरने की व्यवस्था सरकार ने की है, जिसमें एक ताज कॉन्टिनेंटल है, एक ताज व्यू है और तीसरा रेडिसन है। तो एयरपोर्ट से इन होटलों तक, इन होटलों से ताजमहल से लाल किला होते हुए एतमाद-दौला। तो इस इलाके में बीच में मेट्रोज पड़ेगी तो वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक रहे। वो जो एक बॉटलनेक पुलिया है उस पर कुछ। देहरादून से अगली खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी मीटिंग बुलाई है। जोशीमठ मामले में सीएम ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। शाम 6 बजे अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम धामी। रेस्क्यू कार्य की जानकारी भी लेंगे सीएम पुष्कर धामी। जोशीमठ में अब तक 93 परिवार शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, शाम 6 बजे अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम धामी। और सुदीप जैन विशेष संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। सुदीप जैन, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से भी ले रहे हैं, इसलिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शाम 6 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, हाई लेवल कमेटी बैठक, जो जोशीमठ में भू धसाव हो रहा है। बड़ी संख्या में लोगों के मकानों में दरार आ रही है, कुछ स्थानों पर पुश्ते टूट रहे हैं और कुछ स्थानों पर मकान झुक रहे हैं। एक होटल भी झुका है और जोशीमठ से सटे कर्णप्रयाग के भी कुछ मकानों में समस्या आई है। इन सारी चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कल कमिश्नर व सचिव पहुंच गए थे जोशीमठ और आसपास के इलाकों का वो जायजा ले रहे हैं और आज मुख्यमंत्री शाम 6 बजे बैठक लेंगे। कल मुख्यमंत्री खुद भी जोशीमठ के लिए रवाना हो रहे हैं, जो अभी तक की जानकारी है। हालांकि समय अभी नहीं पता लग पा रहा है किस समय उनकी रवानगी होगी जोशीमठ के लिए। आज बैठक में कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है, ऐसा सूत्र हमारे बता रहे हैं। फिलहाल जोशीमठ में हर प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है और एक जो रोपवे संचालित होता है जोशीमठ में, उसको भी रोक दिया गया है। ठीक है, शाम 6 बजे तमाम अपडेट्स हम लेंगे। शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और शाम 6 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और इस हाई लेवल मीटिंग में हर एंगल पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तमाम रिपोर्ट्स लेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, मैनपुरी से अगली खबर की बात करते हैं। बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारी है। बाइक चोरी करने आए चोरों ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारी है। घायल अवस्था में गार्ड को सैफई मेडिकल कॉलेज किया गया है रेफर और पुलिस CCTV फुटेज की मदद से जांच में जुटी हुई है। कोतवाली क्षेत्र के चांदेश्वर रोड स्थित जिम की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।